सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 का जीके जीएस। और ट्रस्ट में गाइज ये सभी जो है ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ आपको नहीं पता है उसको आपको नोट करना है, ठीक है। एंड उसका बाद में आपको रिविजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ नोट करवाती जाऊँगी सबको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7.33% है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ना, याद रखिएगा ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य। चौथा सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे तो फिर वो आपका राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। तो मैं ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले पे आपका कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है आपका राजस्थान, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका क्या आता है, चौथे नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा ये है पहले स्थान पे। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक जानकारी और याद रखिएगा, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसका जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है ना, यूपी की अभी बारे में बात करिए, तो यूपी का यानी कि जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो गया आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद इसकी सीमा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसकी सीमा जो है भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं सीमा की बात करूँ तो इसकी सीमाएं लगती है 8 राज्यों के साथ, भारत के 8 राज्यों के साथ, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के साथ और एक लगता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो 8 राज्य कौन-कौन से जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो ये हो गया आपका जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड, बिहार, इसके बाद हो गया आपका झारखंड, इसके बाद हो गया आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया आपका हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान। कितना हो गया? उत्तराखंड 1, बिहार 2, झारखंड 3, छत्तीसगढ़ 4, मध्य प्रदेश 5, हरियाणा 6, राजस्थान 7, एक हो गया, हाँ, एक आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा लगता है, ठीक है ना? इसमें मैंने आपको बताया था एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो नीचे लिख देती हूँ केंद्र शासित प्रदेश में एक सीमा इसका दिल्ली के साथ लगता है, ठीक है? केंद्र शासित प्रदेश में। और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो सिर्फ नेपाल के साथ ही सीमा लगता है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है।
इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है ना पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की जो है ना ये कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। तो अगर आपसे है ना पूर्व से पश्चिम पूछे, ठीक ना? तो इसका हो जाएगा 650 किलोमीटर। और वहीं अगर आपसे उत्तर से दक्षिण का पूछे, ठीक ना? उत्तर से दक्षिण, सॉरी, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक ना? ये वाला। तो उत्तर से दक्षिण अगर आपसे पूछे तो 240 किलोमीटर, ठीक है? तो ये वाला अगर आप पूर्व से पश्चिम पूछे तो 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण पूछे तो 240 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया वेस्ट, यह हो गया आपका ईस्ट, और इसके अलावा इसी से लिख देती हूँ, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे, ठीक है ना? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया, डी आर गॉडगिल या फिर पीसी महालनोबिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। तो एम विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक है जिनका नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने जो है भारत के जो आगे के 10 वर्ष जो थे ना उसके विकास की है ना, मतलब कि मसौदा जो है ना उसने प्रस्तुत किया था, ठीक है? तो इनकी जो है ना याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया, ठीक है? तो इनकी एक पुस्तक है जो कि कौन सी पुस्तक है? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्लान इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है? और ये पुस्तक जो है इन्होंने कब लिखी थी? तो ये पुस्तक इन्होंने 1934 में लिखी थी, ठीक है? तो इसमें जो है ना जो भी ये आर्थिक विकास के बारे में जो है ना 10 वर्षों का, जो अगले 10 वर्षों का मसौदा तैयार किया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनका एक प्रसिद्ध नारा भी है, जो कि कौन सा है प्रसिद्ध नारा? तो इनका एक प्रसिद्ध नारा है जिसमें कहा गया औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ। औद्योगिकरण करो या नष्ट हो जाओ, नष्ट हो जाओ, ठीक है? ये इनका नारा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनको, एम विश्वेश्वरैया को, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है? तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 1955 में, ठीक है? इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे जो है 15 दिसंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर कितना, 15 सितंबर को, 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू है, तो जवाहरलाल नेहरू को जो है ना याद रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किन्हें कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को पंचवर्षीय योजनाओं का जनक, जनक कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि योजना मॉडल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस को। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और ये 39 नहीं है, ये 34 है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो हिमालय का कौन सा भाग है जो नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है?
हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या ट्रांस हिमालय। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी। ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हिमाचल श्रेणी के बारे में ये याद रखना है कि हिमाचल श्रेणी जो है ना, ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम एवं सबसे दक्षिणी भी लिख लीजिए, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 900 मीटर, 900 मीटर, 600 से 900 मीटर होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये मैं आपको बता, यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये नदियों द्वारा लाई गई जो जितने भी असंगठित तलछट होता है उससे बना होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हिमालय के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद, तो हिमालय के जो है ना वो 4 भाग है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखिएगा कि इसका जो विभाजित किया गया है ना वो 2 आधार पे किया गया है। एक आपका उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इस दोनों की अगर मैं बात करूँ तो हिमालय के जो है ना, याद रखिएगा कितने भाग हैं इसके, तो 4 जो है ना भाग है, 4 भाग है। ठीक है। 4 भाग में जो कि पहला भाग आता है आपका शिवालिक, लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रही। ठीक है। दूसरा जो सबसे ये आता है आपका ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है। इसके बाद आपका महान हिमालय हो गया, तीसरा यहाँ पे लिख देती हूँ, महान हिमालय। और चौथा जो हो गया ये कौन सा हो गया आपका, लघु या फिर मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। लघु या मध्य हिमालय, मध्य छूट गया। ठीक ना, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिवालिक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के बारे में जो है ना, याद रखिएगा कि ये हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है। सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है ना, कि हिमालय का कौन सा भाग उत्तर में स्थित है, कौन सा भाग दक्षिण में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी आपका गॉडविन ऑस्टिन है इसी भाग में। ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, इसी भाग में। ठीक है। कौन से भाग में, ट्रांस हिमालय में, इसी भाग में, पूरा क्लियरली मैं लिख देती हूँ। ठीक है। इसी भाग में। ठीक है। इसके बाद जो आपका जो लघु हिमालय हो गया, तो लघु हिमालय के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो इसमें जो आपकी पीर पंजाल वगैरह आता है, जो धौलाधर वगैरह आता है, तो ये लघु हिमालय का हिस्सा है। और जो आपका क्या कहते हैं, महान हिमालय हो गया, तो महान हिमालय जो है, याद रखिएगा ये आपके जो है ना हिमालय की जो सबसे सबसे ऊंची चोटी जो हो गई आपकी माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी का, और भारत का जो कंचनजंगा वाला जो है वो भी आपके महान हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये जगह की वजह से मैं नहीं लिखी हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। जैसे कि लिख ही देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप शॉर्टकट में आप समझ जाइएगा। जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय है ना, तो इसमें कौन कौन सा पर्वत श्रृंखला का, इसमें जो है ना पीर पंजाल हो गया, इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है। पीर पंजाल हो गया। इसके बाद धौलाधर हो गया। ठीक है ना, ये इसका हिस्सा है। ठीक है ना, धौलाधर।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका महान हिमालय, तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा हो गया, तो ये इसका हिस्सा है, ठीक है ना, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो कैलाश सत्यार्थी को कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो ऑप्शन हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्हें शांति के क्षेत्र में कब मिला था? तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुआ था ना वो हुआ था 1900 में, ठीक है ना, 1901 में, यानी कि स्थापना 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, ठीक है। तो इसके संस्थापक हो गए अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया आपके भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हो गया आपके रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र को ना पहले नहीं दिया जाता था, सिर्फ 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, उसके बाद अर्थशास्त्र को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक में जो दिया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा इसे 1969 में जोड़ा गया, ठीक है, 1969 में जोड़ा गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, मैं सभी के बारे में लिखा देती हूँ। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपका आ जाएगा अ, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सबसे पहले, मैं क्रम वाइज ही लिखा रही हूँ, ठीक है ना। रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर को मिला था, ठीक है। तो इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था कौन से क्षेत्र में ये भी याद रखिएगा। तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और ये मिला था कब क्या कहते हैं 1913 में, ठीक है ना, 1913 में इनको मिला था। दूसरे नंबर पे जो है आते हैं आपके सीवी रमन, सीवी रमन। तो इनको मिला था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था 1930 में, भौतिकी। कब मिला था? 1930 में, ठीक है। इसके बाद हरगोविंद खुराना को मिला था, तो मैं इस साइड लिख देती हूँ, ठीक है ना, हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, मिला था 1968 में, ठीक है। हरगोविंद खुराना को मिला था चिकित्सा में 1968 में मिला था, ठीक है। इसके अलावा मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है, मदर टेरेसा को,
मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को भी जो मिला था ना, वो शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। शांति के क्षेत्र में मिला था, और इनको शांति के क्षेत्र में कब मिला था? तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, 1979। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये हो गया है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल जो था वो लोथल था, कालीबंगा, राखीगढ़ या धौलावीरा। तो यहाँ पे इसी वजह से याद होता है कि आपको उत्खनन डेट आपको याद रहेगा, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे कि स्वतंत्र भारत में जो उत्खनन किया गया था वो कौन सा किया गया था। तो इस सभी को आपको उत्खनन का डेट याद रखना पड़ेगा। तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लोथल की बात करती हूँ, ठीक है। तो इसका जो उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पे मैं सभी का उत्खनन ही लिखाऊंगी, ठीक है ना, उत्खनन। तो लोथल का जो उत्खनन हुआ था ना, वो हुआ था 1955 से 1960 के बीच हुआ था, ठीक है, 1955 में हुआ था। और ये जो इसके उत्खनन करता थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा कि ये है ना किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था आपके एस आर राव के नेतृत्व में, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले उत्खनन देख लेते हैं। कालीबंगा। तो कालीबंगा का हुआ था 1951 से 1953 के बीच इसका उत्खनन हुआ था। इसका उत्खनन हुआ था 1955 से 1960 के बीच, ठीक है। राखी गढ़ी की अगर मैं बात करूं, तो राखी गढ़ी का उत्खनन हुआ था 1963 में। और धौलावीरा की अगर मैं बात करूं, तो धौलावीरा का जो उत्खनन हुआ था 1967 में हुआ था। तो सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था ना, वो हुआ था कालीबंगा का। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ था 1951 से 1953 में, तो इसके जो खोज करता है वो कौन है? तो इसके खोज करता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की खोजकर्ता कौन है? अमरेंद्र नाथ। इसके बाद अगर मैं बात करूं धौलावीरा की, तो धौलावीरा की खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। जगपति जोशी, ठीक है। और लोथल की अगर मैं बात करूं, तो लोथल के कौन है? तो याद रखिएगा लोथल के आपके एस आर राव। तो ये हो गया आपके इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा कालीबंगा के बारे में बात करेंगे। तो कालीबंगा के बारे में आपको याद रखना है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है ना किसके किसके साक्ष्य मिले हैं और ये कौन से राज्य में पड़ता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो है कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं वो भी लिख लीजिए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से याद रखिएगा जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ से और क्या मिले हैं? अग्नि कुंड मिले हैं, ठीक है। ऊंट की हड्डियां मिली है। अग्नि कुंड मिले हैं। इसके अलावा ऊंट की हड्डी, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वो बहुत सफल रहा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना था? पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं या फिर आठवीं? तो ऑप्शन हमारा सी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो था ना इसका जो एक काल था वो कितना था? तो 1985 से 1990, 1985 से 1990 था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इस प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी थे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उस समय जो मूल नारा था वो क्या था? उस समय जो नारा था, मूल नारा, वो क्या था? तो वो था खाद्य कार्य और उत्पादकता, यानी कि फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। खाद्य कार्य उत्पादकता। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है ना याद रखिएगा कि जो लक्ष्य रखा गया था, जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था, वो रखा गया था 5.0%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जीडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 5.0%। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जबकि जो प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था? 6.01%। तो ये बहुत सफल था। ठीक है, यहाँ पे कहा भी गया हुआ है कि बहुत सफल रहा। ठीक ना, तो प्राप्त कितना हुआ था? प्राप्त हुआ था 6.01%। ठीक है, तो ये चीज है ना आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसका काल कब से कब तक था? 1974 से 1974 से 1978 था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा छठी पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक था? 1980 से 1985। ये 5 साल का होता है। ठीक ना, और इसके बाद जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना का था 1992 से लेकर के 1997। 1997। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना था ना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1978 में आप देखेंगे तो 4 साल का ही था, 1974 से 1978, जबकि ये 5 साल का होना चाहिए था। तो ये एक साल पहले ही ये समाप्त कर दिया गया। क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय जब पांचवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन 1978 में नई सरकार आ गई थी जनता पार्टी की, जो कि थी मोरारजी देसाई की सरकार थी, और उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में बंद करके क्या शुरू किया था? रोलिंग प्लान शुरू किया था। ठीक है ना, तो ये चीज हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कि रोलिंग प्लान जो शुरू हुआ था वो कौन से पंचवर्षीय योजना? तो याद रखिएगा कि रोलिंग प्लान जो शुरू हुआ था ना वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद रोलिंग प्लान शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोलिंग प्लान शुरू हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? ठीक, ठीक है ना, तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? पीट को, लिग्नाइट को, बिटुमिनस कोयला को, या एंथ्रासाइट को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो कोयला जो होता है ना वो कितना प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है,
कोयला 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है, तो कौन-कौन सा प्रकार है? तो एक हो गया पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, ये 4 कोयला है। इसमें जो मैंने आपको बोला था कि लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 40 से 55% होता है। ठीक है ना? और इसमें नमी जो है वो ज़्यादा होता है। नमी इसमें जो है ना, नमी अधिक होगा। और इसके बाद याद रखिएगा कि जो लिग्नाइट कोयला है ना, इसमें कार्बन की मात्रा जो है ना वो बहुत कम होता है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा 40 से 55% के बीच होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीटुमिनस के बारे में। ठीक है, तो बीटुमिनस के बारे में आपको याद रखना है कि इसे है ना काला कोयला कहा जाता है। काला कोयला, काला कोयला कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें ये जो है ना और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? कार्बन की मात्रा, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कार्बन की मात्रा जो है ना वो 60 से 80% तक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो इस कोयले का उपयोग होता है ना, वो बिटुमिनस कोयला का ही होता है। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला, कोयला। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रासाइट की अगर मैं बात करूँ तो एंथ्रासाइट के बारे में याद रखना है कि ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। सबसे उत्तम श्रेणी का, सबसे उत्तम श्रेणी का, सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो जिसमें जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी, कोयला उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से 95% के बीच होती है। ठीक है, 80 से 95% के बीच होती है। और ये जो है ना, ये सब इसमें धुआं, ये कोयला जो है ना ये धुआं नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये जो कोयला होता है ना ये धुआं नहीं छोड़ता है, धुआं नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज है ना याद रखिएगा, ये धुआं भी नहीं छोड़ता है जलते समय। और दूसरा ये याद रखिएगा कि ये जो है ना ये सबसे जो है ना पुराना, कठोर और चमकीला कोयला होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना, पुराना, कठोर और चमकीला कोयला, चमकीला कोयला होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपका पीट कोयला। तो पीट कोयला में कार्बन की मात्रा 40% से कम होता है। कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है ना ये कोयला जो होता है ये उतना अच्छा कोयला नहीं होता है। सबसे घटिया श्रेणी का ये कोयला होता है। पीट कोयला जो है याद रखिएगा, ये घटिया श्रेणी का है, घटिया श्रेणी का कोयला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खिजिर खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिलजी वंश से, तुगलक वंश से, सैयद वंश से या लोधी वंश से? तो ऑप्शन हमारा जो है ना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद वंश से। ठीक है, खिजिर खान की अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखिएगा खिजिर खान जो है ना ये सैयद वंश का संस्थापक है। ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा खिज़्र खां जो है ना कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सुल्तान की उपाधि नहीं ली।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खिज़र खां का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, तो सैयद वंश की इसने स्थापना की थी, ठीक है। तो सैयद वंश की इसने स्थापना की थी 1414 ईस्वी में। तो इनका जो शासन काल था वो 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक जो है वो इनका शासन काल था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि खिलजी वंश, ठीक है ना। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, ये आपको याद रखना है। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था ना वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था ना वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसके अलावा लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ना 5 वंशों ने शासन किया था। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और एक जो था गुलाम वंश, ठीक है ना। तो एक और था जिसका नाम क्या था, एक था आपका गुलाम वंश। पहला जो सबसे पहले इसी वंश ने शासन किया था गुलाम वंश। जो इसके संस्थापक कौन थे गुलाम वंश के, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि किस वर्ष की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की जो पहली संधि हुई थी वो 1805, 1909, 1809, 1815 या 1820। तो इसका करेक्ट आंसर हो, तो ऑप्शन हमारा बी है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1809 में, ठीक है। तो देखिए अमृतसर की जो है ना दो संधि हुई थी, ठीक है। तो पहली संधि हुई थी 1809 में जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है ना ये सिख साम्राज्य के संस्थापक थे कौन, ये आपके महाराजा रंजीत सिंह। ये आपको याद रखना है, ये सिख साम्राज्य के संस्थापक, सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। तो इन्हीं के बीच जो है ना अमृतसर की पहली संधि हुई थी 1809 में, ठीक है। इसके बाद अमृतसर की दूसरी संधि हुई, दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, अमृतसर की दूसरी संधि, ठीक है। तो अमृतसर की तो दूसरी संधि हुई थी, ये कब हुई थी, तो ये संधि हुआ था 1846 में हुआ था, ठीक है, 1846 में। और ये संधि किसके बीच हुई थी, तो ये संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और गुलाब सिंह जामवाल के बीच, ठीक है ना। ये संधि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, गुलाब सिंह जामवाल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि गुलाब सिंह जामवाल जो थे ये कौन थे, तो ये आपके डोगरा राजवंश के थे, ठीक है ना। कौन से राजवंश के, डोगरा राजवंश के थे। डोगरा आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। डोगरा राजवंश के थे, ठीक है। तो ये चीज है ना आपको याद रखना है, अमृतसर की दो संधि, ठीक है, किसके किसके बीच हुई और कब हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में प्रसिद्ध ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है। तो भारत में ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से फेस्टिवल जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो जो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है ये जम्मू नगर के है ना श्रीनगर में ये आयोजित होता है, ठीक है। कहाँ आयोजित होता है, श्रीनगर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है। तो एक होता है आपका क्या कहते हैं ट्यूलिप हो गया, इसके बाद लोसार हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपका जो है ना ये हेमिस फेस्टिवल हो गया, हेमिस फेस्टिवल हो गया।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा खीर भवानी उत्सव हो गया, खीर भवानी उत्सव, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया तो याद रखिएगा सिकारा फेस्टिवल हो गया, ठीक है। तो ये आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करूं तो ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है ये आपका कहाँ है, तो ये है आपके इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है। यहाँ पे ही ये आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो श्रीनगर में जो आयोजित किया जाता है, तो कहाँ आयोजित किया जाता है, आयोजित, तो जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है जिसका नाम क्या है, इंदिरा इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, ठीक है ना। ये जो गार्डन है ना यहीं पे ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इस गार्डन के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ मनाया जाता है लठमार होली, लठमार होली हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका हो गया जन्माष्टमी हो गया, जन्माष्टमी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका हो गया बुद्ध पूर्णिमा हो गया, इसके अलावा आपका हो गया नौचंदी मेला लगता है यहाँ पे, नौचंदी मेला, ठीक है। इसके अलावा आपका हो गया ताज महोत्सव होता है, ताज महोत्सव, ठीक है। इसके अलावा कुंभ मेला हो गया, कुंभ मेला होता है, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में जैसे आपका हरेला हो गया, ठीक है ना। उत्तराखंड में आपका कौन कौन सा ये होता है, तो उत्तराखंड में जैसे हरेला हो गया है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका फूल दोई हो गया, फूल फूल डे, ठीक है। ये हो गया आपके, तो उत्तराखंड में आपके ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाता है जैसे कि कुल्लू दशहरा हो गया, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मिंजर मेला हो गया, मिंजर मेला हो गया, ठीक ना। और इसके बाद आपका जो है और कौन सा हो गया, बीसू हो गया। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी बोल रहा है कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, और ऑप्शन डी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि जो ये आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत। तो 2014 में जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2014 में किसके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री उस टाइम में नरेंद्र मोदी थे, अभी भी तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जीरो बैलेंस खाता था, यानी कि इस खाते को खोलने के लिए जो है ना वो न्यूनतम राशि की जरूरत थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा जीरो बैलेंस खाता,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सूरत की संधि, सालेबाई की संधि, पुरंदर की संधि या अमृतसर की संधि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा सालेबाई की संधि। ठीक है ना। तो सालेबाई की संधि की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये संधि जो हुआ था ना ये 1782 में हुआ था। ठीक है, ये संधि, और ये संधि 1782 में हुआ था, इस पे हस्ताक्षर किए गए थे 1782 में। और ये जो संधि हुआ था ना ये हुआ था आपके क्या कहते हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा साम्राज्य। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि इसकी तरफ से कौन था। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। और मराठा साम्राज्य की तरफ से कौन था, तो मराठा साम्राज्य के तरफ से था सवाई माधव राव, पेशवा सवाई माधव माधव राव। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम बात करते हैं सूरत की संधि। ठीक है, तो सूरत की संधि जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ, तो ये संधि हुआ था 1775 में हुआ था सूरत की संधि। और सूरत की जो संधि हुई थी ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी इस संधि के बाद। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये हुआ था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपके ये भी मराठा ही की तरफ से हुआ था जिनका नाम था रघुनाथ राव, उनके बीच हुआ था। ठीक है ना, मराठा। तो मराठा की तरफ से कौन थे, तो याद रखिएगा रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि में आपको याद रखना है कि ये संधि जो हुआ था ये हुआ था आपके क्या कहते हैं 1665 में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, तो ये हुआ था किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और किसके बीच हुआ था, तो उनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे, तो याद रखिएगा ये थे आपके औरंगजेब के सेनापति, मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति, मुगल सम्राट औरंगजेब के सेनापति। ठीक है। और यहाँ पे एक और आपका बच जाता है अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि दो संधि हुई थी जो मैं अभी जस्ट आपको बताई हूँ, पहली संधि और दूसरी संधि किसके बीच हुआ था ये भी मैं बताई हूँ, और कब हुआ था वो भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी नहीं बता रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लखनऊ किस कला और संस्कृति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, भरतनाट्यम, कथक और चिकनकारी, ओडिसी या बांसुरी? तो ऑप्शन हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक और चिकनकारी। इसके अलावा अगर यहाँ पे वास्तुकला की अगर बात हो जाती कि लखनऊ जो है अगर वास्तुकला की पूछी जाती, तो फिर वास्तुकला में जो है ये लखनऊ का कौन सा प्रसिद्ध है, तो बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है ना, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा और कौन सा हो गया आपका रूमी दरवाजा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखिएगा कि बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण कब हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे निर्माण। ठीक है।
तो इसका जो निर्माण हुआ था ना वो 1784 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और 1791 तक ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है। इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जिनका नाम था आसफुद्दौला ने करवाया था, ठीक है, जो कि अवध के चौथे नवाब थे। आसफुद्दौला, ठीक है। ये अवध के चौथे नवाब थे। चौथे नवाब थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं छोटा इमाम बाड़ा। तो देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा जब बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, गर्मी की वजह से अकाल पड़ गया था, तो इसको है ना मजदूरों को काम देने के लिए इस बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा का निर्माण किया गया था, ठीक है। इसके बाद छोटा इमाम बाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो छोटा इमाम बाड़ा की अगर मैं बात करूँ तो इसका निर्माण हुआ था 1838 में, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो इसका निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जिनका नाम था नवाब मोहम्मद अली शाह। नवाब मोहम्मद अली शाह। देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा के मैंने बोला था कि भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से लोग मजदूरों को काम देने के लिए जो है ना बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया गया था। तो ये पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नवाब मोहम्मद अली जो थे ना, याद रखिएगा, ये अवध के तीसरे राजा थे। अवध के तीसरे राजा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूटान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो काठमांडू रुपया, थिम्पू निगल्ट्रम, कोलंबो रुपया, माले या रूफिया। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिम्पू और निगल्ट्रम है। थिम्पू राजधानी है, निगल्ट्रम इसकी मुद्रा है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे होंगे कि काठमांडू और रुपया है, तो याद रखिएगा इसमें नेपाली रुपया लग जाना चाहिए यहाँ पे। नेपाली रुपया। तो ये हो जाएगा काठमांडू, और नेपाली रुपया जो है ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके नेपाल का, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे कि क्या कहते हैं, जापान, ठीक है ना। तो जापान की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं राजधानी लिखा रही हूँ। तो जापान की राजधानी कहाँ है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। और यहाँ की टोक्यो है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो यहाँ की मुद्रा है येन, ठीक है। ये हो गया जापान का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, आपके यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो यूएई की राजधानी जो है वो है अबू धाबी। अबू धाबी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम, दिरहम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं, यानी कि यूके की अगर मैं बात करूं, तो यूके की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो यह देखिएगा यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन है, लंदन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी है? तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की भी बात कर लेते हैं, यूएसए, ठीक है। तो यूएसए की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूएस डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष? तो ऑप्शन हमारा डी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। लेकिन इनको 6 वर्ष के लिए सजा सुनाई गई थी, ठीक है। लेकिन इनको 2 वर्ष के बाद ही इनको रिहा कर दिया गया था, क्योंकि इनकी तबीयत की वजह से जो है ना इनको 2 वर्ष के बाद जो है इन्हें रिहा कर दिया गया था, ठीक है। अब आते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, 1922 में।
यहाँ पे ये हुआ था कि असहयोग आंदोलन को जो है ना, याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि असहयोग आंदोलन को 1922 में तो समाप्त किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी इस आंदोलन की? ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत 1920 को हुआ था। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन जो था ना, ये भारत का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, भारत का पहला जन आंदोलन, भारत का पहला जन आंदोलन। ठीक है, तो भारत का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ये जो असहयोग आंदोलन होने के जो कारण थे, वो कारण क्या क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, असहयोग आंदोलन होने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये था, रॉलेट एक्ट आया था, जिसको सख्त के तहत पे है ना, जेल में डाल दिया जाता था। इस रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून भी कहा था। ठीक है ना, तो रॉलेट एक्ट आया। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब की वजह से जो है जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड, और एक और कारण था जो कि था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसी की वजह से जो है ना, ये कारण था असहयोग आंदोलन होने का। लेकिन इसमें जनता में बहुत ज्यादा है ना, ये था, आक्रोश था, जिसकी वजह से 1922, वर्ष 1922 में यहाँ पे क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। जो चौरी चौरा में क्या हुआ था कि 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे, क्योंकि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी प्रदर्शनकारियों ने। तो जिसकी वजह से इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, और गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हुआ था। पूरा लिख देती हूँ। चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था ना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, यूपी के गोरखपुर में। ठीक है, तो इसी में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन निलंबित हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेलेजली। ठीक है, और वेलेजली जो थे ना, याद रखिएगा, ये 1798 से लेकर 1805 तक भारत के ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना, 1798 से लेकर के 1805 तक, 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनकी जो है ना सहायक संधि की जो ये की थी, वो इन्होंने ही की थी। तो इनसे बस एक सहायक संधि के बारे में पूछा जाता है। सहायक संधि का उपयोग किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इनके समय में जो है, याद रखिएगा कि क्या हुआ था, ये चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इन्हीं के समय। ठीक है, तो इनके समय एक पॉइंट और याद रखिएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और दूसरा ये याद रखिएगा कि इनके समय हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1799 में हुआ था, और ये हुआ था 1803 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आतंकवाद, अपहरण और अपराध जैसी विशेष परिस्थितियों से निपटने हेतु किस विशेष बल का गठन किया गया है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ये करता है आपके केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, आदर्श वाक्य, ठीक है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सर्वोच्च सर्वोत्तम सुरक्षा, सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो सीमा सुरक्षा बल है इस सभी की स्थापना मैं लिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस सभी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 1965 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुआ था। तब इसका नाम है ना, ये क्या कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं था, तब इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। लेकिन आजादी के बाद इसका नाम चेंज हो गया 1949 में, और तब जाकर इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हुआ था, ठीक है। तो ये मैं कैसे लिखा हूँ इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। तो इसकी स्थापना के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय पुलिस बल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम जो चेंज हुआ था, नाम परिवर्तन कब हुआ था, परिवर्तन, तो नाम परिवर्तन हुआ था इसका 1949 में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और असम राइफल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो मैं यहाँ पे सीधे 1835 लिख देती हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी जो है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन आगमों में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा लाइम है, ठीक है ना। तो कौन सा सोडा लाइम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा डी है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा NaOH प्लस CaO। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये जो सोडा लाइम जो होता है ये किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये आपके मिश्रण होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaOH होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है वो होता है CaO होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका इसके बाद यहाँ पे एक है आपका CaCl2CaO, तो ये किसका मिश्रण है, ठीक है। ये मिश्रण की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपके जो है ना, ये हो गया आपके कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड का है, हाँ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और किसका मिश्रण है, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2, CaCl2, और ये होता है आपका CaO, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए, यानी कि पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पीजोमीटर या मैनोमीटर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीजोमीटर का, ठीक है। इसके अलावा बैरोमीटर की अगर मैं बात करूं तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर की रीडिंग अगर नीचे गिर जाती है तो फिर आंधी और तूफान आने का इसका चांस बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है वो मापा जाता है आपका सापेक्ष घनत्व, वो मापा जाता है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी मापा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है आपका क्या कहते हैं सापेक्ष घनत्व, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके जो है ना मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो मैनोमीटर से जो आपका मापा जाता है वो मापा जाता है आपका गैस या फिर द्रव का जो वास्तविक दबाव होता है। गैस या द्रव का वास्तविक दबाव, ठीक है। तो गाइज आज का सेशन आपका यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।